तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 11th की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। यानी अगर आप क्लास 11th जेएनवी में एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर सारी चीजें जो भी आपको जानने की जरूरत है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले तो आपको जानना है कि फॉर्म आपका आ चुका है, आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी 23 सितंबर है, ठीक है। 23 सितंबर 2025 तक का आपके पास टाइम है। एंड आपका एग्जाम जो है वो 7 फरवरी 2026 को होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ ली। अब बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। पूरा प्रोस्पेक्टस जो आपको दिया गया है ना, इंट्रोडक्शन है, बाकी सारी चीजें हैं। तो आप सबसे पहले तो देख सकते हो कि कितने टोटल जेएनवी है आपके। 653 टोटल आपके जेएनवी स्कूल हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, आप जिस जिले में हो, आप उसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फिर कुछ फीचर्स है जैसे नवोदय के, कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। कोएड है ये, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। फुल्ली रेसिडेंशियल है कि हॉस्टल आपको सारे ही स्टूडेंट्स को मिलता है, चाहे वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को, ठीक है। फिर आते हैं लोकेशन, जनरली रूरल एरियाज में ही होता है क्योंकि ये स्कूल इसीलिए ही बनाया गया था, है ना। फिर आते हैं फ्री एजुकेशन आपको मिलता है हर एक चीज में, बस आपसे फी जो है वो थोड़ी सी ली जाती है, 600 पर मंथ। वो भी गर्ल्स से नहीं ली जाती, एससी से नहीं, एसटी से नहीं, ना ही दिव्यांग कैंडिडेट से। आपकी जो फीस है सिर्फ जनरल जो बॉयज है एंड ओबीसी कैटेगरी के जो बॉयज है सिर्फ उन्हीं को जो है फी पेमेंट करना पड़ता है, 600 पर मंथ। लेकिन हाँ, अगर आप गवर्नमेंट वार्ड हो, मतलब आपके पेरेंट्स जो है वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, देन यू हैव टू पे 1500 पर मंथ, ठीक है। आपको 1500 पर मंथ देना पड़ता है। यहाँ पे ये सीबीएसई से एफिलेटेड है, ठीक है। तो आप सीबीएसई बोर्ड में ही पढ़ रहे होंगे अगर आप जेएनवी में भी है तो। फिर आते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके क्लास 8 तक क्या होता है, मदर टंग का होता है। उसके बाद आपका इंग्लिश में पढ़ाई होती है मैथ्स और साइंस के लिए, और सोशल साइंस के लिए आपका क्या होता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होती है। तो ये चीज याद रखिएगा। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपका एज क्राइटेरिया क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जून 2009 से लेकर 31 जुलाई 2011 के बीच में होनी चाहिए, तभी जो है आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। ये चीज आती है। फिर आते हैं जो लोग पहले ही पास हो चुके 10th, मान ले तो वो इस सेशन में पास हो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब अगर 2025 में वो पास किए तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। आप अभी वाले सेशन में यानी 25-26 वाले सेशन में अगर क्लास 10th में हो तभी आप जेएनवीएसटी अपने रेसिडेंट मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए दे सकते हो, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। और आप जो है जिस भी पढ़ रहे हो वो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, मतलब आप या तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हो, या सीबीएसई से पढ़ रहे हो, आईसीएसई से पढ़ रहे हो, ऐसे किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या एनआईयूएस से पढ़ रहे हो तभी आप दे पाओगे। तो ये चीज आपको बताई गई है। फिर सिर्फ इंडियंस को ही अलाउड है यहाँ पे, ठीक है। और कौन एलिजिबल नहीं है, जो लोग अभी क्लास 10th में पढ़े वही एलिजिबल है, उनके अलावा और किसी भी क्लास के बच्चे यहाँ पे क्लास 11th का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। फिर आते हैं कैसे सिलेक्शन होता है आपका। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पे नई सीट्स नहीं होती। जो भी वेकेंट सीट्स होंगी, मतलब जो खाली सीटें होंगी, तो बहुत कम सीट्स होती है यहाँ पे, है ना। कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कम बच्चों ने भरा है तो चलिए आपका कम कंपटीशन होगा, ज्यादा बच्चों ने भरा है तो आपका काफी ज्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो वेकेंट सीट्स को ही भरा जाता है, ठीक है। तो आपके जैसे वैकेंट सीट हर एक कैटेगरी में आपके बटे हुए हैं, तो वहां पे आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे रूरल, गर्ल, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग कैटेगरी, इन सबको मिलता है, ठीक है। फिर आपको मेरिट जो है वो तैयार की जाती है। अब आप जो फॉर्म भरोगे ना तो आपको 2 स्ट्रीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, कि आप 2 स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे इसमें जाना है, ठीक है। मान लेते हैं आप आर्ट्स लेना चाहते हो, आपने आर्ट्स और कॉमर्स भर दिया। आप साइंस लेना चाहते हो, आपने साइंस एंड कॉमर्स भर दिया, ठीक है। ऐसे कर दिया आपने। तो ये चीज, आपने कॉमर्स लेना चाहते हो, आप कॉमर्स और आर्ट्स भर दिया, तो ये चीज है। आप ऐसे कर सकते हो जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप 2 स्ट्रीम डाल सकते हो। लेकिन अगर आपने सोच के रखा है नहीं मुझे आर्ट्स ही लेना है या मुझे कॉमर्स ही लेना है, साइंस ही लेना है, तो आप एक स्ट्रीम भी भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपकी 4 स्ट्रीम है एक तरह से, यहाँ पे साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है एंड वोकेशनल है। वोकेशनल क्या है अभी हम लोग बात करेंगे, और इसके ऊपर अलग से भी वीडियो आएगी आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट्स, वीडियो, सारी चीजें मिलते रहे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं।
तो जितने भी वैकेंसीज है उसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो होंगे उन सबको स्टेट लेवल पे बुलाया, मतलब उनका नाम आएगा, मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आप रिजल्ट के बाद की बातें हैं ये सब। फिलहाल हम लोग बाकी चीजें समझते हैं। चलिए, अब आते हैं रूरल और अर्बन कैंडिडेट्स। तो आपको पता है रूरल स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर आप क्लास 10th जो है वो रूरल एरिया से पढ़ रहे हो और आप रह भी रूरल एरिया में रहे हो, तभी आपको रूरल कैंडिडेट माना जाएगा। आप पढ़ जो है अर्बन एरिया में रहे हो, शहर में पढ़ रहे हो, तब उसको मैं आपको रूरल कैंडिडेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, अगर आपने एक भी दिन किया है पढ़ाई शहर में तो। ठीक है, रिजर्वेशन की बात करें तो वही आपके कौन सी कैटेगरीज है, SC ST OBC दिव्यांग कैटेगरी को जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे SC को 15%, ST को 7.5, OBC को 27% एंड दिव्यांग को 3%। तो ऐसे जो है वो सीट्स को बांटा जाता है। डेट एग्जाम की आपको पता है कि 7 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है, इसको याद रखिएगा। फिर आता है अप्लाई कैसे करना है, इसकी वीडियो जा चुकी है। कौन कौन सी चीजें लगेगी आपके अप्लाई करने के लिए, बस फोटोग्राफ लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा और आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर लगेगा, बस। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये चीज है। फिर आते हैं आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले आता है, तो आप ऐसे जान सकते हो कि 15, अगर आपका 7 फरवरी को एग्जाम है तो 15 जनवरी के आसपास, उसके बाद ही ऑलमोस्ट 10 से 15 जनवरी के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, मतलब उसके बाद तो आ ही जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट ऑफ कोर्स आपके पोर्टल पे ही आएगा। ठीक है, आपको दिखाया जाएगा आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। आपने जब फॉर्म भरा होगा तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, तो आप वहां पे लॉग इन कर सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर, तो वहां से फिर आपको दिख जाएगी चीजें। ठीक है, फिर आते हैं सिलेक्शन के बाद क्या होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने एग्जाम निकाल लिया तो इसका मतलब है कि उसको JNV में तुरंत एडमिशन मिल जाएगा कि आ जाइए, नहीं। आपका पहले जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे आप देख सकते हो कि वहां पे JNV ST का जब आप फॉर्म भरोगे तब डॉक्यूमेंट्स लगते ही नहीं है, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे एट द टाइम ऑफ, आप कह सकते हो, वेरिफिकेशन। ठीक है, जब आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। TC जो है आपके वेरिफिकेशन के बाद ली जाएगी, उस टाइम पे नहीं। ये भी चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीज जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप जिस JNV में हो जाना चाहते हो उसी में आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहीं से आपकी क्लास 10th के सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही आपसे मांगते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज बताई जा रही है। ठीक है, अब आगे अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने जैसे सेंटर के बारे में बताया था कि सेंटर जो है आपको JNV जिस रेसिडेंस में आपको जाना होगा उसी JNV में आपका एडमिशन यहाँ पे होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, तो मीडियम क्या होगा आपका क्वेश्चन पेपर का, तो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका JNV क्लास 11th का पेपर आता है। ठीक है, फिर बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ द टेस्ट। टेस्ट जो है आपका बाबू 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, 11 से लेके 1:30 बजे तक का आपके पास टाइम होगा। 5 उसमें सेक्शंस होंगे। कौन कौन से सेक्शंस है, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे 20 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन होता है। एक्स्ट्रा 50 मिनट जो है वो दिव्यांग स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट्स को 2.5 घंटे मिलेंगे और दिव्यांग स्टूडेंट्स को 2.5 घंटे प्लस 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो वही OMR बेस्ड आपका पेपर होगा, ऐसे ही आपको OMR पे मार्क करना होगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। अब एक चीज है, पहले यहाँ समझ लेते हैं। 5 आपके सेक्शन है, मेंटल एबिलिटी, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। अब आपको कौन से स्ट्रीम चूज करनी है, उसमें आपका कौन सा जो है चीजों पर मतलब ध्यान दिया जाएगा। अगर आपको साइंस लेना है तो आप किन चीजों पे ध्यान दोगे, आर्ट्स लेना है तो कौन सी चीजों पे ध्यान दोगे, किस पे आपकी मेरिट तैयार होगी, तो याद रखिएगा। अगर आप साइंस लोगे तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री JNV में कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा, तो आप ये पहले से ही डिसाइड कर लो। अगर आपको नहीं पढ़ना साइंस में, ऑफकोर्स ये रहता ही है, लेकिन ये चीज पहले ही बता दी गई कि आपको ये तो पढ़ना होगा। बाद में आपको डिसाइड करना है मैथ्स लेना है या बायो लेना है, लेकिन ये दोनों आपका क्या है, कंपलसरी है। तो इसकी मेरिट तैयार होगी मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स का पेपर देके। तो आपको ये नहीं करना कि भाई 5 सेक्शन है तो इंग्लिश और सोशल साइंस पे ध्यान ही नहीं दे रहे, कि रहने देते सिर्फ यही तीनों को पढ़ते, इससे 20 का मेरिट बनेगा तो कर लेते। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक सेक्शन में एटलीस्ट 6 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तभी आप मेरिट के लिए क्वालिफाई करोगे, तभी आप JNV में जाने के लिए क्वालिफाई करोगे। अगर किसी में भी आपका कम आता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप बाकी सेक्शन जो है वो पढ़ोगे ही। ठीक है,
तो आपका मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स जरूरी है। कॉमर्स की बात करें तो मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स है। ह्यूमैनिटीज में आपका मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और बाकी जो 3 बचे उसमें जिसमें आपका सबसे ज्यादा मार्क्स आया होगा उसको ऐड कर दिया जाएगा। और वोकेशनल में मेंटल एबिलिटी के साथ साथ बाकी किसी 2 में जो आपका हाईएस्ट आया होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो सबके लिए क्वालिफाइंग आप देख सकते हो। टोटल में आपको एटलीस्ट 21 लाना है। अगर आप जनरल ओबीसी बॉय हो तो, जनरल ओबीसी गर्ल्स हो तो 20 है, बाकी SC ST दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 18 है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने होंगे आपको एडमिशन के टाइम पे कि हमारा रिजल्ट आ गया, हम लोग सिलेक्ट हो गए, तो अब वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन सी चीजें लानी होंगी। सबसे पहले तो आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, क्लास 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अगर आप रूरल कैंडिडेट हो तो आपको वो प्रूफ देना होगा कि आपने क्लास 10th रूरल एरिया से पढ़ा, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया। ठीक है, आपकी क्लास 10th की स्टडी डिटेल के लिए हेड मास्टर के द्वारा आपके स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट तो उसका भी सर्टिफिकेट, एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। टीसी जो है आपका सारे वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप डन हो जाओगे एकदम, तभी लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। क्योंकि आपका हो सकता है एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, उनको डॉक्यूमेंट ठीक नहीं लगे तो वो टीसी आपका उस टाइम पे इसलिए सबमिट नहीं करते हैं, वो बाद में लेते हैं। जब आप एकदम ही सिलेक्ट हो जाते हो तब आपसे आपका टीसी लिया जाता है। अब आते हैं सिलेबस पे बात करते हैं। तो मेंटल एबिलिटी की बात करें तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आते हैं, सभी से 20 आते हैं। तो पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, मिरर इमेजिंग, पंच होल पैटर्न, कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक, एम्बेडेड फिगर, कोडिंग, डिकोडिंग, ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, स्पेस, विजुअलाइजेशन, इन सबसे आपका क्वेश्चन आता है। इंग्लिश की बात करें तो 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, मतलब पैसेज वगैरह। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका ग्रामर सेक्शन, जैसे टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अलग अलग टाइप्स में। तो ये सारी चीजें आपकी जो है वो एग्जाम में आती। फिर आते हैं मैथमेटिक्स। तो आपका जो पूरा क्लास 10th का सिलेबस है ना, वही आपको कवर करना है। जो इतने सारे चैप्टर है आपके, वही सारे चैप्टर, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और साइंस की बात करें तो साइंस और सोशल साइंस में आपको पूरी तरह एनसीईआरटी में निर्भर हो जाना है। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, चाहे वो साइंस के लिए हो चाहे सोशल साइंस। तो जितने भी चैप्टर देखिए आपके एनसीईआरटी के, वही सारी चीजें, और एग्जैक्ट टॉपिक भी दे दिया है कि आपको कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है। सोशल साइंस में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी के पूरे जो चैप्टर, चाहे वो हिस्ट्री के हो, फिर ये ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऐसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, स्कूल शिक्षा करके है। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप फॉर्म भी भरते हो तो वहां पे प्रोस्पेक्टस मिलता है, आप सर्च भी कर सकते हो, आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स है। तो ये सारी चीजें। अब आते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप फॉर्म भरने से पहले ये देख लीजिए कि आप जिस जिले में रह रहे हो, डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, उसमें आपको जो स्ट्रीम चाहिए वो अवेलेबल भी है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दी गई है कि आप डिस्ट्रिक्ट भिंड में हो, बैतूल में हो, बालघाट में, भोपाल में, अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो कहाँ कौन सा अवेलेबल है। जैसे आप देखोगे भिंड में कॉमर्स और वोकेशनल अवेलेबल ही नहीं, तो अगर जिसको कॉमर्स करना हो भिंड से तो फिर वो एलिजिबल ही नहीं होंगे, मतलब वो जा ही नहीं पाएंगे, तो फिर फॉर्म कैसे भरना है ना। तो आप ये लिस्ट अच्छे से देख लीजिए अगर किसी को जाना है तो। ठीक है, मध्य प्रदेश के इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, हरियाणा है, राजस्थान है। उत्तर प्रदेश में जैसे आप देखिए कि बरेली में जो है वो अवेलेबल है साइंस, तो कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल, कौन कौन सी चीजें आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, बिहार में आप देख सकते हो। तो ये कुछ चीजें, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे बिहार में आप देखोगे समस्तीपुर में साइंस अवेलेबल है, कॉमर्स नहीं है, तो ह्यूमैनिटीज है, वोकेशनल नहीं है। ठीक है, कोई शेखपुरा में है तो कॉमर्स में अवेलेबल है, ह्यूमैनिटीज में नहीं है। वैशाली में सिर्फ साइंस अवेलेबल है और ह्यूमैनिटीज अवेलेबल है। तो कॉमर्स हमें बहुत कम, साइंस जो है वो सारे ही जेएनवी में। तो आप साइंस के लिए है तो आपके लिए बहुत सही है, लेकिन बाकी में आपको चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल है भी या नहीं। ठीक है, अब आते हैं वोकेशनल कोर्स क्या है। तो वोकेशनल कोर्स कुछ ही में अवेलेबल है, एकदम गिने चुने जेएनवी में, तो आप देख लीजिए आपके में है कि नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में कौन कौन सा है, होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, उड़ीसा के कटक में भी होटल मैनेजमेंट है आपका कोर्स वोकेशनल में। उड़ीसा के ढेनकनल में आप फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट कर सकते हो। झारखंड के वेस्ट सिंहभूम में
ऑटोमोटिव स्किल एंड फूड प्रोडक्शन वाला वोकेशनल कोर्स है। वेस्ट बंगाल के बंकुरा में ऑटोमोटिव स्किल है। अंडमान निकोबार में कार निकोबार जगह पे हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एंड टूरिज्म है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के आगरा में हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म है। तो आप वाराणसी के अगर हो तो आप ये वोकेशनल कोर्स कर सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन सीट बहुत कम होती है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो इसी के साथ जो पूरा प्रोस्पेक्टस है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, समझ लिया है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उम्मीद है आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी पूरी तरह। हम लोग इसको एक एक चीज़ों पे भी वीडियो यहाँ पे बनाने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप जेएनवी क्लास 11 की तैयारी कर रहे हो तो आप अभिमन्यु बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ जो नीचे दिया गया नंबर है इस पर कॉल करके आप बाकी इंक्वायरी कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।